हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है सीबीटी 1 का, जो कि 5 जून से शुरू है। और साथ ही साथ एएलपी का भी फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो चुका है और उसका भी एग्जाम होगा। साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो जनरल साइंस के अंतर्गत, जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के अंतर्गत पॉलिटी, संविधान से बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर गौर किए होंगे तो संविधान से कुछ कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं जिससे जहां से आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो चाहे आर्टिकल्स को लेकर हो, चाहे या फिर मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर को लेकर हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, वो कुछ न कुछ मेंबर्स को, कुछ न कुछ लोगों को मनोनीत करता है, ठीक है। वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा क्या है, नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। उन्हें चुनाव ना लड़ने की जरूरत नहीं होती है। वो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, इसके वजह से उन्हें राज्यसभा में और वैसे ही विधान परिषद में नॉमिनेट किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये सब प्रावधान है और साथ ही साथ कितने मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला बात करेंगे हम राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। अगर आप प्रीवियस वनडे एग्जाम, जितना भी कहीं से भी वनडे एग्जाम हो रहा हो किसी भी चीज का, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, आपका रेलवे का हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, किसी का भी हो, अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर अगर ओपन करके देखेंगे तो ये जितना मैं लिख रखा हूँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए, राष्ट्रपति द्वारा पहला हम समझेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं, और सेम राज्यपाल गवर्नर द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप लोग पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में भी सदस्य को मनोनीत करता था, और साथ ही साथ राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही राष्ट्रपति क्या है, सदस्य को मनोनीत करता था, ठीक है, नॉमिनेट करता था। तो अगर हम 2020 के पहले देखें, ठीक है, यहाँ एक बार हम 2020 के पहले का देख लेंगे, क्योंकि अभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि 2020 से पहले किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा होता था, ठीक है। तो अगर 2020 से पहले देखें तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अभी हम देखेंगे 2020 के बाद फिर क्या हुआ। वैसे ही अगर हम देखें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा में 12 लोगों को जो है वो राष्ट्रपति क्या है, मनोनीत कर सकता है। किसके तहत? तो आर्टिकल 80 के तहत वो मनोनीत कर सकता है। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये तो देखिए हो गया कि लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये कब का है? 2020 के पहले का है, 2020 के पहले का। आप लोग ये मत बोल देना कि गलत बता रहा हूँ, मैं पहले ही लिख दिया हूँ, 2020 के पहले का है। लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत और राज्यसभा में कितने आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 80 के तहत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य को नॉमिनेट करता है या मनोनीत करता है, वो किस फील्ड से होते हैं। मैंने ही बोला कि जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फील्ड है? लिटरेचर के फील्ड से, आर्ट्स के फील्ड से, साइंस के फील्ड से और सोशल सर्विस के फील्ड से 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अब आइए इधर देख लेते हैं, राष्ट्रपति इतने ही लोगों को मनोनीत कर सकता है। ये 2020 के पहले का है। अभी इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है,
वो भी हम देखेंगे। तो पहले क्या था और फिर बदलाव होने के बाद क्या हो गया, अगर दोनों चीजें आपको क्लियर रहेंगी तब आपसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम वैसे ही बात करें राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, तो देखो राज्यपाल को ये शक्ति दिया गया था कि जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है यानी विधानसभा जिसे बोलते हैं, विधानसभा में वो एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था। किस आर्टिकल के तहत, तो 333 आर्टिकल के तहत। यहाँ देखिए राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में भेज सकता था, और यहाँ पर राज्यपाल जो है वो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियंस को आर्टिकल 333 के तहत भेज सकता था। ठीक है। बात करें विधान परिषद में, तो देखिए विधान परिषद की पहले तो हम बात कर लेते हैं। विधान परिषद सभी स्टेट में नहीं है, आपको ये मालूम होना चाहिए। विधानसभा जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, जिसे विधान परिषद को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। तो विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद को जिन राज्यों में क्रिएट किया जाता है वो आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी राज्य में क्या होता है, क्रिएट किया जा सकता है। जैसे बिहार में है आपके, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, इन जगह पे विधान परिषद है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है, आर्टिकल 169 के तहत। अब बात आता है कि जिस राज्य में विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उस विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, तो उसके लिए भी विधान परिषद का कंपोजिशन कितना होना चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए, उसके लिए भी आर्टिकल 171 है। तो आर्टिकल 169 क्या है आपका, विधान परिषद का गठन किसके अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 169 के तहत, 169 के तहत। और विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना का मतलब कि विधान परिषद हमने गठन कर दिया, अब विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत ये दिया गया है कि विधान परिषद की संरचना क्या होगी। इसी आर्टिकल 171 में ये कहा गया है कि जो विधान परिषद में सदस्य होंगे उनकी संख्या जो है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द विधानसभा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम माने कि मान लीजिए विधानसभा क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में देखें, एग्जैक्ट सीट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 333 है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में कितना सीट होना चाहिए, तो विधान परिषद सीट में कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन विधानसभा। इसका 1/3 कर दीजिए, तो 111 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 111 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कंपोजिशन। इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है, इसी आर्टिकल के तहत 171 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वह विधान परिषद में 1/6 सदस्य को, ये जितना सदस्य यहाँ पर दिख रहा है ना आपको 111 का 1/6 निकाल लीजिए, 1/6 सदस्य को वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकता है, 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। मनोनीत कर सकता है मतलब ये लोग चुन के नहीं आते हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, ये लोग किसी के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, ये लोग क्या है डायरेक्ट ही आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल होता है, किसी न किसी क्षेत्र में विद्वान होते हैं, तो डायरेक्टली राज्यपाल द्वारा इन्हें विधान परिषद में भेज दिया जाता है। सेम जैसे यहाँ पर आपको फील्ड पूछा जाता है कि वो जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपसे पूछ लेगा। तो ये किससे होते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस से तो होते ही होते हैं, लेकिन विधानसभा में कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी सदस्य को चुना जाता है। यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट से नहीं चुना जाता है, यहाँ पर चुना जाता है, साथ में ये भी होता है। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये जो भी मैंने बातें किया 2020 से पहले क्या हो रहा था वो सब मैंने बात किया। ठीक है, 2020 से पहले क्या क्या हो रहा था वो सब मैंने आपको समझाया।
तो अगर पूछता है कि 2020 से पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितना सीट रिजर्व था, 2, ठीक है, भेज सकते थे राष्ट्रपति, किस आर्टिकल के तहत, 331 के तहत। राज्यसभा में 12, किस आर्टिकल के तहत, 80 के तहत। क्या फील्ड होना चाहिए, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। वैसे ही राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस को भेज सकते थे, किस आर्टिकल के तहत, 333 आर्टिकल के तहत। विधान परिषद में, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है, जिस भी राज्य में ये होता है वो आर्टिकल 169 के तहत इसका गठन किया जाता है। जब विधान परिषद का गठन हुआ तो उसमें कितने मेंबर होने चाहिए, क्या कंपोजिशन होना चाहिए, उसका विवरण दिया है आपको आर्टिकल 171 में। इसी आर्टिकल 171 में बोला गया है कि विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे वो विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसी कंपोज आर्टिकल 171 में ये भी बोला गया है कि ठीक है, विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब बातें 2020 से पहले की थी। अब देखिए 2020 में क्या आता है, 2020 में आता है आपका अमेंडमेंट बिल। कौन सा अमेंडमेंट बिल आता है, 126 अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है। और यही बिल पारित होके क्या बन जाता है, अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 104 अमेंडमेंट 104 अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। बिल कौन सा पेश किया जाता है, 126 बिल। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि संविधान को, ठीक है, संविधान को हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते, क्या शर्त है कि संविधान की जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसको ख्याल में रखते हुए हम संविधान को आर्टिकल 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। संविधान को आर्टिकल 368 के तहत हम संशोधित कर सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत हम संविधान को संशोधित कर सकते हैं, तो वो 368 है। अगर हम बात करेंगे कि संविधान को संशोधन करने का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, आखिर 126 अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 374 में, सॉरी आर्टिकल 334 में क्या बोला गया था, 70 सालों के लिए, ठीक है, 70 सालों के लिए एससी और एसटी समुदाय को, एससी और एसटी समुदाय को आर्टिकल 334 के तहत ये बोला गया था कि 70 सालों के लिए एससी और एसटी समुदाय को लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में सीट में आरक्षण दिया गया था, ठीक है, जिससे कि वो भी अपने क्षेत्र का विकास कर सके और सारा कम्युनिटी जो है, सारे कास्ट जो है एक लेवल में आ जाए। इस आर्टिकल 334 में ये प्रावधान किया गया था। तो क्या हुआ, ये आर्टिकल 334 जो है 70 साल वैलिडिटी दिया गया था, वो कब पूरा हो गया, तो वो पूरा हो गया आपका 25 जनवरी 2020 को ही। 25 जनवरी 2020 को इसका डेडलाइन खत्म हो गया, ठीक है, 25 जनवरी 2020 को ये डेडलाइन खत्म हो गया। इसीलिए जब ये खत्म हो गया तो एक बार फिर से अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है। तो अमेंडमेंट बिल लाया गया। आर्टिकल 334 आपको समझ में आ गया, क्या था कि आर्टिकल 334 ये था कि 70 सालों के लिए एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीट में। तो चलिए इतना मालूम हो गया कि ये डेडलाइन 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया, आपको मालूम होगा। इसके बाद अब एक चीज ये समझ लेते हैं कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। अगर ये आपको मालूम होगा तो आपको पॉलिटी जो है, संविधान जो है, संविधान संशोधन से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं वो और अच्छे से समझ में आएगा। पॉलिटी बहुत ही आसान है, बशर्ते कि पॉलिटी का जो एक एक शब्द होता है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में अगर शब्द का मतलब नहीं पता है, संविधान में शब्द का मतलब नहीं पता है, तो आपको कुछ भी हवा लगेगा नहीं। तो एक बार हम बिल और एक्ट में देख लेते हैं क्या अंतर होता है। तो देखिए, बिल को बोलते हैं क्या, विधेयक, और एक्ट को क्या बोलते हैं, अधिनियम। जैसे बिल होता है, विधेयक होता है क्या, कानून बनने से पहले का प्रस्ताव। जैसे आप देखे होंगे कि प्रस्ताव दोनों सदनों में पेश किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी आया था क्या, कौन सा था,
जिसमें बहुत हंगामा हो रहा था, किसान से रिलेटेड कुछ भी था। तो कानून बनने से पहले का जो प्रस्ताव होता है उसे विधेयक बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है, या ये विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया है। तो कानून बनने से पहले का जो दस्तावेज होता है उसको हम पेश करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। किसी भी चीज को पहले तो हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रस्ताव पेश करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये कैसे डिसाइड होगा, तो जब ये दोनों सदनों में पारित हो जाता है तब डिसाइड होता है कि हाँ अब ऐसा होगा। तो वही में लिखा है कि कानून बनने से पहले का जो प्रस्ताव होता है उसे बिल या विधेयक कहते हैं, जिसे पेश किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, न्यूज में पेपर में पढ़ रखा होगा कि ये प्रस्ताव पेश किया गया। जब ये प्रस्ताव पेश करने के बाद पारित हो जाता है, ठीक है, जब यही प्रस्ताव आपने पेश किया, सभी सांसद वोट किए, फेवर में वोटिंग किए, फेवर में वोटिंग करने के बाद जब प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो कानून बन जाने के बाद का जो दस्तावेज होता है वो एक्ट अधिनियम होता है, यानी पारित हो जाने के बाद। वही मैंने सेम चीज लिख रखा है। तो अगर बिल और एक्ट को आपको समझना है तो बिल क्या है, जो पेश किया जाता है, पारित नहीं हुआ है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए इन सदनों में पेश किया जाता है, उसे विधेयक बोलते हैं। और अगर वोटिंग फेवर में हुआ और ये जो विधेयक है वो पास हो गया मेजोरिटी के साथ, तो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो देखिए यही अब हम बात कर रहे हैं ये कब एक्सपायर हुआ था। आर्टिकल 334 25 जनवरी 2020 में इसका डेडलाइन खत्म हो गया था, जो 70 सालों के लिए एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था। तो देखिए जब ये डेडलाइन खत्म हो गया तो फिर क्या आया, 126 अमेंडमेंट बिल। इस बिल की खास बातें क्या थी, एससी और एसटी रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। इसके अंतर्गत क्या क्या था वो आप देख लीजिए। एससी एसटी रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन, यानी जो ये एंग्लो इंडियंस 2020 तक मनोनीत किए जा रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो भी इसमें शामिल था। तो इसका मेन दो चीज था, क्या, एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर और एंग्लो इंडियन को लेकर। तो देखिए ये जो अमेंडमेंट बिल यानी ये जो विधेयक आपका प्रस्ताव पेश किया गया था, ये क्या हो गया, पारित हो गया लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लोकसभा को कब पारित हो गया था, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, और राज्यसभा में 12 दिसंबर 2020 को पारित हो गया। लोकसभा में 352 मेंबर जो है फेवर में वोटिंग किए थे, और राज्यसभा में 163 मेंबर इस बिल के फेवर में वोटिंग किए थे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्या हो गया, आपका अमेंडमेंट बिल था, जो प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया। तो मैं बोला प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तभी आया आपका 104 अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ 126 अमेंडमेंट बिल है और यहाँ पर 104 अमेंडमेंट एक्ट है। जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं सभी के सभी पास नहीं होते हैं, सभी के सभी पास नहीं होते हैं। इसीलिए प्रस्ताव आप कितने भी पेश कर सकते हैं, लेकिन पारित जो होगा वही नियम बनेगा, वही कानून बनेगा, इसीलिए कम बनता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक 126 अमेंडमेंट बिल पेश किया गया, जिसमें से सिर्फ 104 ही पास हो पाया, पारित हो पाया। ठीक है, तो पारित होने के बाद क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 334 जो था वो 25 जनवरी 2020 तक 70 साल पूरा हो गया था एससी और एसटी रिजर्वेशन को लेकर। तो इसमें ये बोला गया कि जो एक्सटेंशन ऑफ एससी एसटी रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी एससी और एसटी समुदाय को विधानसभा और राज्यसभा, लोकसभा, इन सब सीटों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण कब तक हो गया, 25 जनवरी 2030 तक। 25 जनवरी 2030 तक और बढ़ा दिया गया 10 सालों के लिए। और साथ ही साथ ये बोला गया कि एंग्लो इंडियन को जो हम रिजर्वेशन दे रहे थे, एंग्लो इंडियन को जो हम रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन इधर दे रहे थे, यानी 2 सीट इधर और 1 सीट इधर, उसको अब खत्म कर दिया गया। अब वो मतलब इफेक्ट में नहीं रहेगा। तो एंग्लो इंडियन का काम खत्म कर दिया यहाँ पर। तो इसीलिए मैं बोला था कि 2020 के पहले ऐसा था। तो जब 104 अमेंडमेंट एक्ट आया तो अभी मैंने बताया कि इसमें एंग्लो इंडियन का जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो हटा दिया।
तो 2020 के बाद क्या हो गया? तो 2020 के बाद आपका क्या हो गया? ये जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अब नील मेंबर मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन से। तो अब आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मेंबर को मनोनीत किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कितने मनोनीत किए जाते हैं? नील। अब एक भी सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते हैं और इसी के चलते 104 अमेंडमेंट एक्ट के चलते ही अब आपका आर्टिकल 331 प्रभावी नहीं है। वैसे ही विधानसभा में एंग्लो इंडियंस अब क्या है? राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और यहाँ पर आपका आर्टिकल 333 भी प्रभावी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी भी आपसे देखिए, अभी भी राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और अभी भी राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 106 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अभी मैंने बोला कि आर्टिकल 334 में ये प्रावधान दिया गया था 70 सालों के लिए कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन होगा। तो सीट का रिजर्वेशन इनको किनमें मिलता है? क्या सीट का रिजर्वेशन लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, विधान परिषद में होता है, विधान सभा में भी होता है? क्या ऐसा है क्या? नहीं। आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि एससी और एसटी के सीट का जो रिजर्वेशन है, एससी और एसटी समुदाय के सीट का जो रिजर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में दिया जाता है और विधानसभा में दिया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। एससी और एसटी समुदाय के सीट का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में दिया जाता है और विधानसभा में दिया जाता है। राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है और विधान परिषद में भी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है एससी और एसटी समुदाय का। तो देखिए, इनको ये रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन तो मिलता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत मिलता है हम ये भी जान लेते हैं। इनमें आर्टिकल 334 आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या था? ये सिर्फ 70 सालों के लिए आर्टिकल 334 क्या बोलता है कि 70 सालों के लिए एससी और एसटी समुदाय को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। ठीक है, सिर्फ ये बोल रहा था। तो ये 25 जनवरी 2020 को खत्म हो गया, 70 साल पूरा हो गया आजादी से। तो उसके बाद 126 अमेंडमेंट बिल लाया गया और इस बिल के तहत आपका जो है एक्ट, बिल पास हो गया तो एक्ट बन गया 104। इसके तहत 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन। अब कब तक प्रभावी रहेगा? तो 25 जनवरी 2030 तक, और एंग्लो इंडियन का काम समाप्त हो गया। यहाँ पर आपको आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो आर्टिकल 330 क्या है? आर्टिकल 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी इन लोकसभा। देखिए, बहुत क्लियर लिखा है कि आर्टिकल 330 क्या है? एससी और एसटी समुदाय के लिए सीट का जो रिजर्वेशन है, किसमें? लोकसभा में। और आर्टिकल 332 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली मतलब विधान सभा में। आपको अभी बताया कि विधान परिषद और राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। तो आपको आर्टिकल 330 भी पता चल गया क्या होता है? रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन लोकसभा। आर्टिकल 332 क्या होता है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी इन स्टेट असेंबली। तो आपसे ये पूछेगा कि कितना सीट है। देखिए, लोकसभा में तो पूछ ही सकता है, राज्यसभा में नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि हर राज्य के लिए एससी और एसटी का जो सीट का जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग होता है, तो आप कितना याद करेंगे। लेकिन जो आपका लोकसभा है, इसमें जो है 84 सीट किसके लिए है? तो 84 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ये नंबर ऑफ सीट आप लोग थोड़ा सा याद रखना। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? तो लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, पहले कितने थे? पहले 552 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया तो अब कितने हो गए? 550। तो 550 में से 84 सीट किसके लिए होगा? एससी के लिए रिजर्व है। 47 सीट किसके लिए है? शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के लिए रिजर्व है। तो ये नंबर ऑफ सीट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, इतने कॉम्पैक्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा कुछ समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। बाकी आप जहां से भी पढ़ते हैं बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप पढ़ना छोड़ देंगे 10 दिन बाद सब कुछ भूल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको फंसा सकता है। वो ये आर्टिकल 330 देके, आर्टिकल 330 के तहत क्या है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन राज्यसभा। यहाँ पर राज्यसभा लिखेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई आर्टिकल नहीं है जो SC और ST के सीट का रिजर्वेशन राज्यसभा और विधान परिषद में करता है। ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है। जो भी रिजर्वेशन है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधान सभा में है। तो देखिए, आपको एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। चलिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 80 के तहत। कौन सा सब्जेक्ट होता है जिससे सदस्य लिए जाते हैं? तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। वैसे ही राज्यपाल क्या है? विधान परिषद में 1/6 मेंबर को मनोनीत कर सकता है। कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 171 में बोला गया है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। जिस राज्य में भी विधान परिषद का गठन करना होता है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 169 में दिया गया है। आर्टिकल 171 में क्या है? इसी विधान परिषद का कंपोजिशन है कि कितने मेंबर होने चाहिए। तो कितने मेंबर होने चाहिए? 1/1/3 ऑफ द विधानसभा। जितने भी मेंबर हैं, नंबर ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ विधानसभा, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको है। और आपको मैंने 126 अमेंडमेंट बिल बता दिया, 124 अमेंडमेंट एक्ट क्या था ये भी बता दिया, कब कब पारित हुआ ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। किस आर्टिकल के तहत संविधान को संशोधन कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान को संशोधित किया जा सकता है। शर्त यह है कि संविधान की मूल संरचना में कोई भी छेड़खानी, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये दो आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि विशेष समुदाय के लिए दिए गए हैं। आर्टिकल 330 SC और ST समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में बात करता है। कहां? लोकसभा में। और आर्टिकल 332 SC और ST समुदाय के सीटों का आरक्षण कहां के लिए बात करता है? विधानसभा में। लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो SC समुदाय के लिए 84 सीट और ST समुदाय के लिए 47 सीट आरक्षित हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।